Very good morning, dear 8th class. Today we are doing the chapter The Making of the National Movement, chapter number 9 from your history book. And the first part we have done already, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म हुआ, पुणे सार्वजनिक सभा बनी एंड और भी कई सारी इंडियन एसोसिएशंस बनी, मद्रास महाजन सभा बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी, तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक थी। उसके बाद मैंने आपको आर्म्स एक्ट के बारे में बताया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताया और इल्ब्रेट बिल के बारे में लास्ट वीडियो में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स हुई, ठीक है, दिसंबर 1885 में। उनके लीडर्स के नेम बताए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशन। हाँ जी, तो इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट, तो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी अपने पहले 20 सालों में वो मॉडरेट थे इन नेचर। मॉडरेट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस पार्टी जो थी उसके जो लीडर थे वो मॉडरेट थे। अब मॉडरेट सोच के लोग क्या होते हैं, ये नरम सोच के लोग होते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात मान लेगी। तो मॉडरेट्स का मेथड क्या था? उनका मेथड था ब्रिटिशर्स को पटिशन्स देना। पटिशन्स मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए स्कूल खोल दो, हमारे लिए कॉलेज खोल दो। तो इनके ये मेथड थे मॉडरेट्स की, इनकी नरम सोच थी, ठीक है। तो इन्होंने हमेशा अपनी वॉइस उठाई मॉडरेट्स ने, और ये इंडियंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा जगह चाहते थे, सिविल सर्विसेज में ज़्यादा जगह चाहते थे। तो ये कहते थे हमारे देश के फार्मर्स के लिए इरिगेशन के लिए कुछ कर दो, तो हमारे कंट्री की डेवलपमेंट कर दो। तो ये इनका ये मेथड था। तो अब हम इस मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग द पीरियड दैट दे डिमांडेड, उन्होंने ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो चाहते थे कि इंडियंस को ज़्यादा आप जॉब्स दो गवर्नमेंट में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और ये चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, ठीक है, उनको भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, इंडियंस को ज़्यादा मोर पावर्स दी जाए। एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंसेस वेयर नॉन एग्जिस्टेंट, और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते वहाँ पे इंडियंस को एग्जिस्ट करवाया जाए, उनको वहाँ पर भी सीट्स आई। और इन्होंने गवर्नमेंट में इंडियंस के लिए हाई पोजीशंस की डिमांड की, जो कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को कभी भी नहीं देते थे। और इन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, आईएएस का जो पेपर होता है, वो इंडिया में भी हो, क्योंकि पहले आईएएस का पेपर सिर्फ लंदन में होता था, ठीक है। तो ये डिमांड कर लिया इंडियनाइजेशन द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेशिज्म आल्सो। देखो, जब ये कहते हैं ना कि इंडियंस को मौका दो एडमिनिस्ट्रेशन में आने का, तो एक तरह से ये रेशिज्म के भी खिलाफ बोल रहे हैं। रेशिज्म मतलब वाइट ब्लैक। ब्रिटिशर्स कहते थे ना हाई पोस्टों पे सिर्फ वाइट कलर के लोगों को रखते थे, इंडियंस को नहीं देते थे। तो जब ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को लेके आओ, इट मीन्स ये रेशिज्म के खिलाफ भी मूवमेंट चला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स जो थी उनके ऊपर मोनोपोली होता है एकाधिकार, जिसमें मतलब एक ही बंदे का अधिकार। जो मोनोपोली थी वो सिर्फ वाइट ऑफिशियल्स की थी, वाइट ऑफिशियल्स की थी। सिर्फ वाइट कलर के लोग जो थे उन्हीं का हक था किस पे, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी सीनियर पोस्ट्स के ऊपर। तो इन्होंने ये कहना शुरू किया कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया में भी लो, ताकि इंडिया के बच्चे भी एग्ज़ाम दें और सीनियर पोस्ट्स पे आई। तो एंड ब्रिटिश जनरली एज्यूम्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि इंडियंस एबल नहीं है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हायर पोजीशंस दी जाए, ठीक है। उसके बाद है सिंस ब्रिटिश ऑफिसर, एक और चीज़ थी। दूसरा कारण क्या था कि ये चाहते थे कि इंडियंस बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे हो, वो ये था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना बेटा, वो अपनी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा अपने देश, अपने फैमिली को भेज देते थे। और मॉडरेट लीडर्स को ये लगता था कि अगर इंडियनाइजेशन हो गई, इंडिया के बच्चों को सीनियर पोस्ट्स पर रखा, तो इससे इंडिया की जो वेल्थ है वो ड्रेन नहीं होगी, वो इंग्लैंड नहीं जाएगी, यानी कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाएगा।
अदर डिमांड्स इंक्लूडेड, और क्या डिमांड्स थी इनकी, ये चाहते थे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को आपस में सेपरेट रखा जाए। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो न्याय करते हैं, इनको आपस में सेपरेट रखा जाए और रिपेल किया जाए आर्म्स एक्ट को। रिपेल का मतलब होता है अंडू करना। अगर कोई एक्ट हमें पसंद नहीं है तो हम कह रहे हैं कि उस लॉ को अंडू करो, ठीक है। एंड द फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया है, उसको भी अंडू करो और हमें फ्रीडम दो बोलने की और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की। तो जो अर्ली कांग्रेस थी, उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी उठाया। इकोनॉमिक इश्यूज़, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे देश की वेल्थ को अपने देश लेके जा रहे थे, और इस वजह से ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। और फेमाइन होता है अकाल पड़ना। अब अकाल क्या होता है, अकाल का मतलब होता है खाने को ना होना, फूड शॉर्टेज होना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पावर्टी थी, बहुत ज़्यादा फेमाइन था। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर दिया था। एंड इम्पॉवरिश्ड पीजेंट, इम्पॉवरिश्ड होता है गरीबी आना, और पीजेंट किसानों में, ज़मींदारों में गरीबी आ रही थी। और क्या हो रहा था, वो इंडिया का जो ग्रेन था, इंडिया से अनाज को यूरोप में एक्सपोर्ट कर देते थे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेज देना। तो बाहर भेज देते थे, जिसकी वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज हो जाती थी। तो कांग्रेस ने ये डिमांड की कि एक तो रेवेन्यू कम करो, रिडक्शन इन रेवेन्यू करो। दूसरा, आप मिलिट्री पे इतना खर्चा जो आप सेना पे करते हो वो करना बंद करो, भी मिलिट्री के ऊपर इतना खर्चा ना करो। और ये कहते हैं मॉडरेट्स कि हमारे देश में सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करो। इसलिए इन्होंने मॉडरेट्स ने, लीडर्स ने, कांग्रेस के लीडर्स ने काफ़ी सारे रेजोल्यूशन भी पास किए, जैसे कि साल टैक्स के ऊपर, जो इंडियन लेबरर्स का, भारत के जो मज़दूर थे उनके साथ अब्रॉड में, बाहर के देशों में जो ट्रीटमेंट हो रहा था, बुरा व्यवहार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। जो जंगलों में फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे, जो ट्राइबल लोग थे, वो जो सफ़र कर रहे थे, उनको जंगलों से निकाला जा रहा था, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। और जो ऐसे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर नहीं कर रहा था जंगलों में, और इनको कह रहा था ट्राइबल लोगों को कि आपने यहाँ से लकड़ नहीं लेनी, आपने यहाँ से फ्यूल के लिए कुछ नहीं लेना, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। ऑल दिस शोज़, इस सब से ये समझ आता है कि चाहे कांग्रेस में एजुकेटेड एलाइट थे, पढ़े लिखे लोग थे, पर वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बोलते थे, वो ज़मींदारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए नहीं बोलते थे, वो आम लोगों के बिहाफ में भी खड़े थे। देखो, उन्होंने फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, उन्होंने इरिगेशन के लिए, किसानों के लिए आवाज़ उठाई, इंडियन लेबरर्स के लिए जो अब्रॉड में है उनके लिए आवाज़ उठाई। तो इससे ये क्लियर होता है भी कांग्रेस चाहे एजुकेटेड एलाइट थी, पढ़े लिखे लोगों की मतलब एक संस्था थी, पर इसने कभी हमेशा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट्स और ज़मींदारों की बात नहीं की, इन्होंने सबकी, इंडिया की तरफ से ये बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वेट, यस, जो मॉडरेट लीडर्स थे वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस, वो चाहते थे लोगों को समझ आए, पब्लिक अवेयर हो, देश की जनता अवेयर हो ब्रिटिशर्स के अनजस्ट रूल से, अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स जो गलत तरीके से अपना कामकाज चला रहे हैं उसके प्रति लोगों को पता चले। तो इन बातों को उन्होंने न्यूज़पेपर्स में छपवाया, आर्टिकल्स लिखे और लोगों को बताया भी कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिक रूइन, आर्थिक तौर पे तबाह कर रही है किसको, हमारे देश को। इकोनॉमिक रूइन मतलब आर्थिक तौर पे तबाह करना, यानी कि हमें गरीब बनाना और हमारे देश की वेल्थ को अपने देश में लेके जाना। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया, क्रिटिसाइज़ मतलब आलोचना की ब्रिटिश रूल की, किसमें, अपनी स्पीचेस में, जो भी इन्होंने भाषण दिए। और इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भेजा ताकि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ कर सके, यानी कि लोक राय, लोगों को अपने साथ जोड़ सके, लोगों को बताएं कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। पर इनको ये लगता था, यहाँ पे इनकी गलती थी, आई थिंक सो, इनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स
रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिया को फ्रीडम और जस्टिस देना चाहते हैं, तो इनको लगता था कि वो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। इनको लगता था बस इतना ही हमने करना है कि हमने अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस करना है और गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाना है, फील करवाना है कि इंडियंस क्या चाहते हैं। मॉडर्न्स को ये लगता था, इनको उनकी सोच पे शक नहीं था, ब्रिटिशर्स की सोच पे शक नहीं था। इनको लगता था कि वो हमें जस्टिस देंगे, हमें फ्रीडम देंगे, बस हमें उन्हें बताना है कि हमें हमारी डिमांड्स क्या हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम करेंगे फ्रीडम इज़ अ बर्थ राइट।